हमारे देश के इंडिपेंडेंस मूवमेंट में आपको बहुत सारे सुनहरे पल मिल जाएंगे। कैसे हमने एकता, अखंडता, नॉन कॉपरेशन के मंत्र से अंग्रेजों का जीना मुश्किल कर दिया था। कैसे सैकड़ों लोग खुशी खुशी अपनी जान दे देते हैं अपने देश के नाम पे। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा घाव भी है जिन्हें आप 80 साल बाद भी कुरेदेंगे तो देश लहूलुहान हो सकता है। इन्हीं डार्क चैप्टर में सबसे सर्वश्रेष्ठ है डार्क एक्शन डे। 16 अगस्त 1946 वो डायरेक्ट एक्शन जिसने हिंदू मुस्लिम का एक नई खाई खड़ा कर दिया और देश का विभाजन कर दिया। 16 अगस्त को जो कोलकाता में होता है उसे आज हिस्टोरियंस द किलिंग डे के नाम से जानते हैं। 1 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो जाते हैं और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी का जो यूनिफाइड का ग्रैंड सपना होता है वो चकनाचूर हो जाता है। जिस नफरत की आग में कोलकाता तब झुलसा था वो एक दिन में नहीं बना था। लंबे टाइम से चल रहे नेताओं की बयानबाजी, भूखमरी, आपसी रंजिश और ब्रिटिश राज के लैक एक्शन की वजह से ये नरसंहार संभव होता है। लेकिन आज 80 साल बाद भी हमें डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में जानने और समझने की जरूरत आ पड़ी है, क्योंकि जिस तरीके से 2025 में हमारे कदम बढ़ रहे हैं ठीक वैसे ही 1945 में भी हमारे कदम बढ़े थे। इससे पहले कि कहीं देर ना हो जाए ये हमें समझने की जरूरत है कि क्या था डायरेक्ट एक्शन डे। क्या ये हिंदुओं के खिलाफ सोची समझी एक चाल थी? जिन्ना क्या साबित करना चाहते थे अपने डायरेक्ट एक्शन के थ्रू? इस पूरे कांड में बेचूर ऑफ बंगाल मुस्लिम लीग लीडर हुसैन सुरवदी का क्या रोल था? क्या हिंदू इस पूरे हादसे में कम्प्लीटली बेबस थे या उन्होंने भी अपना पूरा प्रतिशोध लिया? कोलकाता में जो हुआ उसकी गूंज पूरे देश में कब और कैसे सुनाई दी? क्या कांग्रेस और गांधी जी डायरेक्ट एक्शन के खून खराबे को रोकने में असमर्थ रहे? क्या नतीजा होता है ऐसे वायलेंस का? कौन आखिरकार ऐसे वायलेंस में पिसता है? इस बारे में हमें नए सिरे से क्या पढ़ना चाहिए? वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ में आता है तो आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। तो आइए फिर अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। साल था 1946। हमारे देश की आज़ादी के लिए एक नाजुक मोड़ था और अंग्रेज जो थे वो वर्ल्ड वार 2 के चलते अपनी जेब को खाली महसूस कर रहे थे और अपने आप को थोड़ा सा कमजोर भी महसूस कर रहे थे। इंडिया से तो उन्हें जाना तो था ही, लेकिन सवाल ये था कि एग्जिट कैसे करेंगे और कब करेंगे। लेकिन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लिमेंट एटली ने कैबिनेट मिशन के जरिए एक प्रस्ताव रखा, भारत एक फेडरल स्ट्रक्चर एडॉप्ट करे, लेकिन जहाँ पे सेंटर कमजोर होगा और जो वहाँ पे प्रोविंसेस होंगे वही असली पावर होल्ड करेंगे। ये जो अटपटा सा फार्मूला बनाया गया था ना वो इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग को खुश करने के लिए किया गया था, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक मजबूत यूनाइटेड इंडिया की मांग कर रहा था और वहीं पे बात करने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो था वो एक अलग पाकिस्तान की बात पे टिका हुआ था और वो उससे आगे बात करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। ये स्टैंड 1940 लाहौर रेजोल्यूशन के बाद बन गया था। दोनों के बीच एक शक का माहौल था और दोनों इस बात से राजी नहीं थे। फिर 10 जुलाई को नेहरू एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जहां बात होती है, चर्चा होती है कि कांग्रेस कैबिनेट इस प्लान को यूनिटली बदल देगा और जिन्ना ने इसे नेहरू का धोखा माना। जिन्ना का मानना ये था कि बिना बल प्रदर्शन के कांग्रेस मुस्लिम लीग की बात को कभी नहीं मानेगा और ना ही उन्हें कभी पाकिस्तान मिल पाएगा। उन्हें इसी यूनाइटेड इंडिया में घुट घुट कर जीना रहेगा। और जिन्ना भी एक टाइम हिंदू मुस्लिम की पैरवी किया करते थे, लेकिन अब वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे पाकिस्तान के क्रिएशन के लिए। 29 जुलाई 1946 को जिन्ना डायरेक्ट एक्शन की घोषणा करते हैं और लक्ष्य होता है मुसलमानों की बात देश के सामने रखा जाए, स्ट्राइक के जरिए, हड़ताल के जरिए, रैली के माध्यम से। और यहाँ पे शुरू होती है अब औचक और गंदी राजनीति। डायरेक्ट एक्शन होना तो पीसफुल था, लेकिन इस एक्शन में डायरेक्ट एक्शन क्या होगा ये किसी ने किसी को नहीं बताया था। कुछ लोगों ने इस एक्शन को लाइसेंस फॉर कॉन्फ़िगरेशन, लाइसेंस फॉर रियल एक्शन समझा, तो जिन्ना ने इस गलतफहमी को हटाने की जरूरत भी नहीं समझा और यही लैक ऑफ क्लियरिटी बंगाल में तबाही मचती है। और वही बात कर लें मुस्लिम लीग के पास उस टाइम कितनी सीट थी, तो मुस्लिम लीग के पास 114 सीट थी। प्रोविंस इलेक्शन के बाद कांग्रेस के पास सिर्फ 86 सीट थी। बंगाल प्रोविंस मुस्लिम मेजोरिटी थी लेकिन कोलकाता हिंदू मेजोरिटी थी। लेकिन पहले भी छोटे मोटे दंगे होते आए थे, लेकिन अब वो एंटी यूरोपियन से बदलकर हिंदू वर्सेस मुस्लिम में बन गए थे। यानी माहौल अब पूरी तरीके से बन चुका था एक बड़े से सेप ऑफ के लिए। इस आग में घासलेट का काम किया था। 1943 के बंगाल फेमिंग में 30 लाख से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी और वहीं कोलकाता में माइग्रेंट्स की भीड़ भी पहुंच चुकी थी। लोग एक तरफ भूख से मर रहे थे तो नेता दूसरी तरफ पॉलिटिक्स खेल रहे थे। जैसे झूठ पे झूठ, अफवाह पे अफवाह, जैसे हमेशा से होता आ रहा है। इन
इन सब के झूठ और हेट पॉलिटिक्स में पिसता आम इंसान ही है, चाहे वो आज की बात हो या 80 साल पहले की बात हो। बंगाल में मुस्लिम लीग लीडरशिप, उसके वॉलंटियर कोर ने खूब काम किया, भीड़ इकट्ठा करके फॉर डायरेक्ट एक्शन। इस कमिश्नर की रिपोर्ट अगर आप खोलेंगे तो पता चलेगा कि कैसे लीग के वॉलंटियर्स को चाकू, लाठी, आयरन रॉड दिए गए थे। इतना पीसफुली इंतजाम किया गया था कि मेयर सैयद मोहम्मद उस्मान ने भड़काऊ बयानबाजी की, लोगों को हथियार उठाने के लिए कहा, अगेंस्ट हिंदू टेरनी पैम्पलेट भी बांटा गया। यही वायलेंस का इंतजाम 16 अगस्त से पहले हो चुका था और पुलिस को शायद इस इंतजाम के बारे में मालूम था। तो सवाल उठता है, अगर पुलिस को मालूम था तो डायरेक्ट एक्शन के खिलाफ डायरेक्ट एक्शन क्यों नहीं लिया गया? बिना एडमिनिस्ट्रेशन के अनुमति के और बिना एडमिनिस्ट्रेशन के नॉलेज के दंगा का डी भी नहीं हो सकता है। और यही एंट्री मारते हैं उस टाइम के बंगाल के चीफ मिनिस्टर और प्रोमिनेंट मुस्लिम लीग के लीडर हुसैन सरवदी। हुसैन सरवदी सबसे पहले बंगाल के सर फेडरिक से कहकर 16 अगस्त को छुट्टी करवा देते हैं और नतीजा ये होता है कि कामकाज ना होने की वजह से हजारों की संख्या में लोग पहुंच जाते हैं शहीद मीनार मुस्लिम लीग की भड़काऊ भाषण और स्पीच सुनने के लिए। अब ये जो स्पीच है वो डायरेक्ट एक्शन के डू और डाई का टैग देती है। सपोर्टर्स को भड़काया जाता है, हिंदू डोमिनेशन का खौफ दिखाया जाता है और फिर मचता है कत्लेआम। और कुछ हिस्टोरिकल अकाउंट इस बात को बयां करते हैं कि सुरवदी जो थे वो बंगाल की पुलिस फोर्स को कंट्रोल किया करते थे और पुलिस को दंगाइयों के खिलाफ एक्शन लेने से रोकते थे। पुलिस या तो खड़ी होकर नजारा देखती थी या फिर दंगाइयों को सपोर्ट करती थी। सुरवदी ने 16 अगस्त के दिन के अंत तक ब्रिटिश ट्रूपर्स की मांग की, लेकिन अब तक वायलेंस काफी फैल चुका था। हिस्टोरियंस इस बात पर सहमत हैं कि जो सर्वोदय का पार्टीजन का रवैया था वही इस खून खराबे का मेन मुख्य वजह बना। दंगों के पहले 2 दिनों में 16 और 17 अगस्त को हिंदुओं के ऊपर खुलेआम वार होता है और फिर इसके बाद 500 से ज्यादा हिंदुओं का वहां से प्लान होता है और इसके बाद रेट्रिब्यूशन किलिंग का भी सिलसिला शुरू हो जाता है। 17 अगस्त से हिंदू भी अपने आप को ऑर्गेनाइज करने लगते हैं। गोपाल चंद्र मुखर्जी या गोपाल पाठ हिंदू रजिस्ट्रेशन को लीड करते हैं और फिर मुस्लिम लीग के वॉलंटियर को बड़े ही बेरहमी से पीछे ढकेला जाता है। तो कौन थे गोपाल पाठ? आइए जानते हैं इनको भी। इतिहासकार तो इस बात से सहमत हैं कि गोपाल पाठ एक स्ट्रिंग मैन था, हो सकता है एक क्रिमिनल था, लेकिन कांग्रेस ने इसका भरपूर इस्तेमाल किया लेफ्ट के खिलाफ। 18 अगस्त तक इसके अंदर हिंदू पक्ष ने पूरा पासा ही उल्टा पलट दिया। काफी संख्या में मुसलमान भी मारे गए और नॉन वायलेंस के तरीके हर जगह लागू नहीं हो सकते। नॉन वायलेंस की बात कोई मानने को तैयार नहीं था, सब एक दूसरे को शक की निगाहों से देख रहे थे। उनके पैशन नॉन वायलेंस से काफी ज्यादा ऊपर उठ चुके थे। ये बात सही है कि डायरेक्ट एक्शन डे और उसके बाद जो हुआ वो गांधी जी के नॉन वायलेंस फार्मूले को झकझोर कर रख दिया और फिर नौखाली और त्रिपुरा में मुसलमानों ने हिंदुओं पर अटैक किया और काफी ज्यादा संख्या में हिंदू मारे जाते हैं। वहीं बिहार में बदले की भावना में हजारों मुसलमानों को हिंदुओं ने मार गिराया और फिर मैस्कर में भी ऐसा ही हुआ जो नवंबर 1946 में हुआ था। हजारों की संख्या में वहां पे मुसलमान मारे जाते हैं। इसके बाद दोनों पक्ष में सुलह समझौता और अंडरस्टैंडिंग की बात तो एकदम से खत्म ही हो जाती है और नतीजा ये होता है कि 1946 और 1950 के बीच 3 लाख से ज्यादा हिंदू ईस्ट पाकिस्तान से कोलकाता में आते हैं और वहीं पे बात कर लें कोलकाता से 40% मुसलमान आबादी कम हो जाती है और उससे भी बड़ा अंजाम ये होता है कि पार्टीशन तो अब हकीकत बन जाती है। अब इसे गांधी जी भी चाह कर नहीं रोक सकते हैं। मुस्लिम लीग अक्टूबर 1946 में इंटरमेंट गवर्नमेंट ज्वाइन करती है, कांग्रेस के सारे प्रस्ताव को ब्लॉक करती है, पाकिस्तान की मांग करती है और एलटी इंडिया से एग्जिट करने का डेट को सेट कर देते हैं और जल्द ही माउंटबेटन जून 1947 पार्टीशन प्लान फॉर्मुलाइज कर देते हैं और बस देखते ही देखते इंडिया का विभाजन हो जाता है। और फिक्शन को साइड में रखते हुए ये कुछ तथ्य थे जो हमने आपके सामने रखे हैं।